बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ। बीपीसीसी आपके सिलेबस बीपीसीसी 132 के हवाले से, जिसमें कि आज समाजी नफ्सियात के तहत एक नई चीज़, एक नए उन्वान, एक किसी गुफ्तगू के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे एक नए टॉपिक पर। और उस उन्वान का नाम है ग्रुप की हरकियात, यानी ग्रुप डायनेमिक्स, अंग्रेजी में जिसे ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। नाजरीन, आप लोग ग्रुप या झुंड या जमात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये ऐसा लफ्ज़ है जिससे आप अनजान नहीं हैं और आप अच्छी तरह से इसे समझते हैं कि झुंड किसे कहते हैं, जमात किसे कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी में ग्रुप किसे कहते हैं। समाजी नफ्सियात के तहत ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप के बारे में आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो आपको इससे थोड़ा आगे बढ़ कर के रूबरू कराएंगी। ग्रुप की हरकियात के सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि इससे मुराद समाजी ग्रुप या समाजी ग्रुपों के दरमियान रवैयों और नफ्सियाती अमल का एक निज़ाम है। तो ग्रुप डायनेमिक्स समाजी अमल का एक निज़ाम है, ये कह सकते हैं। और ग्रुप डायनेमिक्स जो लफ्ज़ है, जो इसमें डायनेमिक लफ्ज़ है, ये असल में ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ताकत, फोर्स। और ग्रुप डायनेमिक्स कहने का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर ताकत या वो जो फोर्स लाई जा सकती है, इसलिए इसका नाम ग्रुप डायनेमिक्स रखा गया। इस लफ्ज को कर्ट लेविन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया, सबके सामने इसे लाया और बताया कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या हो सकता है या ग्रुप डायनेमिक्स से हमारा क्या मुराद है, या ग्रुप डायनेमिक्स हमारी जिंदगी में किस तरह से असर डालती है। इसे सबसे पहले कर्ट लेविन ने ही बताया है। ग्रुप डायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ग्रुप के हरकियात की बात अगर हम करते हैं, झुंड के हरकियात की बात करते हैं, तो उसमें एक लफ्ज जो सबसे पहले जानने की जरूरत पड़ती है वो है ग्रुप या झुंड या जमात। कि ग्रुप क्या है। ग्रुप एक ऐसा लफ्ज है जिसमें कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। ये हम अंदाजा लगाते हैं कि एक अगर इंसान कोई काम कर रहा है तो वो अकेला है, उसे इंडिविजुअल कहा जाता है। लेकिन जब उसमें एक से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। तो कहा जा सकता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब किसी खास मकसद के लिए कोई काम करते हैं, मिलजुल करके किसी खास मकसद को पाने के लिए किसी खास तरीके से एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो हम उसे झुंड या जमात कह सकते हैं, या अंग्रेजी में उसे हम ग्रुप कह सकते हैं। तो ग्रुप या गिरोह इंसानों का एक मजमुआ है जो एक दूसरे के साथ इस तरह बातचीत करते हैं कि वो बाहमी तौर पर असरअंदाज होते हैं और तामुल के पूरे अमल को चलाते हैं। एक ग्रुप को दो या दो से ज्यादा इंसानों के तौर पर बयान किया जा सकता है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ग्रुप के मेंबरों की हैसियत से तवक्कात और जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं और एक मुश्तरका शनाख्त का इश्तराक करते हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ग्रुप दो या दो से ज्यादा लोगों का एक साथ मिल करके किसी खास मकसद के तहत किसी काम को किया जाना ही ग्रुप कहलाता है। ग्रुप की कुछ अपनी खुसूसियात होती हैं, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि किसी चीज, कोई अगर ग्रुप है तो उसकी कुछ खास बातें हैं। खास बात में सबसे पहली बात यह होती है कि उसका अपने खास मकसद होता है। उसका जो गोल है, जो मकसद होता है, वो सबका एक, ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं, 2 लोग हो, 4 लोग हो या 10 लोग हो, उनका मकसद एक होता है। उसके बाद उन सब के काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा होता है और आपसी रिश्ता उनका अच्छा होता है। यानी कि ग्रुप के जितने भी लोग हैं,
में ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में का जो उनकी जो का जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा होगा तभी वो मिलजुल करके काम कर सकेंगे। एक दूसरे के साथ उनका मेल जोल का रवैया होगा और उसमें कुछ सबके जो अलग अलग रोल होंगे, जो ग्रुप के अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग नॉर्म्स होंगे। रोल इस तरह से होंगे कि किसे क्या करना है, किसका किसकी क्या जगह है, ये सब वहां पे अच्छे तरीके से डिफाइन किया रहता है और उसके नॉर्म्स होते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पैमाना क्या है, उसका पैमाना क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से किसी भी ग्रुप की कुछ अपनी खासियत होती है और हर ग्रुप की अपनी अलग अलग खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप की जो खासियत है वही दूसरे ग्रुप में भी होगी। हर ग्रुप की अपनी अलग अलग खासियत है। जो जो भी हम झुंड बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर अपने देख सकते हैं कि आपका जो अपना दोस्तों का ग्रुप है, तो आपके दोस्तों का जो ग्रुप है वो दूसरों जो जो दूसरे ग्रुप है आपके स्कूल में या कॉलेज में, उनसे आपका ग्रुप अलग हो सकता है। उसके मायने अलग हो सकते हैं, उसके पैमाना अलग हो सकता है, उसका मकसद अलग हो सकता है और दूसरे का कुछ दूसरा हो सकता है। इस तरीके से जितने भी हम ग्रुप की बात करें, वो उन सब के मकसद, उन सब के काम करने का तरीका, उन सब के बीच का जो रिश्ता है, वो सब अलग अलग होता है और सबके कुछ खास उसमें एक एक जैसा हर ग्रुप जो होता है उसके जितने लोग होते हैं, उसमें जितने भी उसके मेंबर होते हैं, उनके बीच का रिश्ता अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो वो ग्रुप काम नहीं कर सकेगा और वो ग्रुप जो है वो टूट सकता है। अब है कि ग्रुप के कितने एग्जाम हैं, यानी कि उसकी अलग अलग किस्में हैं। तो माहिर नफ्सियात ने इसकी बहुत सारी किस्में बताई हैं, जिसमें खास तौर पर ग्रुप को दो हिस्से में बांटा गया है, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। यानी कि एक ग्रुप ऐसा हम बनाए जिस जो कि बामकसद किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए बनाते हैं, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो बिना किसी मकसद के या वो अपने आप बन जाता है, या हम उसे उसमें किसी तरह के मकसद को पूरा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन बॉन्ड, मुश्तरका बॉन्ड और मुश्तरका शनाख्ती ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन बॉन्ड एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी जमात है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो उसके मेंबर होते हैं उनमें फेस टू फेस रिलेशन होता है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से उनका तारुफ होता है। लेकिन ये बात सिर्फ कॉमन बॉन्ड वाले ग्रुप में देखी जाती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉमन बॉन्ड में जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच फेस टू फेस रिलेशन होता है, यानी उनका आमने सामने का रिश्ता होता है और वो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें बांट सकते हैं, एक दूसरे को अपनी सब उनकी हरकत है या उनका जो रवैया है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है। लेकिन कॉमन आइडेंटिटी वाले ग्रुप में फेस टू फेस रिश्ता नहीं होता है, यानी कि आमने सामने का जो रिश्ता है वो कॉमन आइडेंटिटी में नहीं होता है। इसकी मिसाल इस तरह से देंगे कि कॉमन आइडेंटिटी में हम ये कह सकते हैं कि हम किसी खास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसी खास यूनिवर्सिटी के तालबा या तालिब इल्म है। तो वहां पर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, यानी कि वहां पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बहुत सारे लोग पढ़ के निकल रहे हैं। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक बनता है इस तरह से कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से राब्ता रखते हैं जिससे हमारा वास्ता है, हमारा राब्ता था। तो यहाँ पर एक इसके नाते हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी बनती है, मुश्तरका शनाख्त बनती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक ग्रुप के हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे हमारा ताल्लुक नहीं है, बहुतों को हमने देखा भी नहीं है, और बहुत से ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत सीनियर हैं या बहुत ज्यादा कितने लोग तो गुजर भी चुके हो सकते हैं। तो उनसे लेकिन
हमारा उनसे जो ताल्लुक बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना कि वो भी उस खास यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, यानी कि जिससे हमारा ताल्लुक है। लेकिन कॉमन बॉन्ड में क्या होता है कि हमारा फेस टू फेस रिलेशन होता है। जैसे कि हम एक क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका आपसी रिश्ता या जो फेस टू फेस रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, बना रहता है उनसे। वो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के मसाइल को रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सारे सुख दुख बांट सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसे कॉमन बॉन्ड ग्रुप कहा जाता है। तो कॉमन बॉन्ड ग्रुप और कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप में यही फर्क होता है कि कॉमन बॉन्ड में फेस टू फेस रिश्ता होता है, सबसे बड़ी बात यह है, और कॉमन आइडेंटिटी में फेस टू फेस रिश्ता नहीं होता है। दूसरा जो खास है ग्रुप का एक और किस्म है, वो है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। ये बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होता है समाजी नफ्सियात में। इसकी अपनी खास जगह है, और वो जगह इसलिए है कि प्राइमरी ग्रुप हम उसे कहते हैं जिससे हमारा ताल्लुक काफी लंबे वक्त तक काफी लंबे वक्त तक के लिए और काफी लंबे वक्त तक बना रहता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे अच्छी मिसाल हम देते हैं, हमारा अपना जो खानदान है, हमारी अपनी जो फैमिली होती है, वो हम प्राइमरी ग्रुप के तहत इसको रख सकते हैं। यानी कि उसमें हमारे जितने भी जो खानदान के जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे वालिद वालदा, हमारे भाई बहन वगैरह जो होते हैं, या और जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और उनसे हमारा वास्ता लंबे समय तक बना रहता है। और वो ऐसा नहीं है कि हम उस ग्रुप को तोड़ करके जा सकते हैं। अगर हम अपना रिश्ता तोड़ भी देते हैं तो भी हम उस खानदान से, उस फैमिली से जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये लंबा चलने वाला एक ग्रुप होता है, जिसमें जितने भी लोग होते हैं, जिसके जितने भी मेंबर होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और काफी लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है, वो किसी खास मकसद के लिए हम वहां जाते हैं, उस ग्रुप के का हिस्सा बनते हैं, और जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाता है, हम उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। यानी कि ये ग्रुप ज्यादा लंबे वक्त के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ता है। मिसाल के तौर पर हम स्कूल ले सकते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं, और जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो स्कूल से हमारा रिश्ता जो है वो खत्म हो जाता है, कॉलेज से हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि हम जहाँ नौकरी करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारा रिश्ता उस खास वक्त, उस खास मुद्दत तक बना रहता है, जब तक कि हमारी नौकरी होती है। जैसे ही हम रिटायर हो जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ग्रुप से हमारा रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है, जो किसी खास मकसद के लिए, किसी खास वक्त तक के लिए, इसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है। तो किसी खास वक्त तक हम अपना रिश्ता जो है इससे बना के रखते हैं, और उसके बाद हमारा रिश्ता जो है इनसे वो टूट जाता है। इसके बाद प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बाद एक और खास ग्रुप है जिसे हम रस्मी बमुकाबला गैर रस्मी ग्रुप कहते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं नाजरीन, की फॉर्मल ग्रुप का मकसद मतलब ये होता है कि हम किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए जब किसी ग्रुप को बनाते हैं तो उसे हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। यानी कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को जब जमा किया जाता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्कूल में या कहीं पे भी, इस तरह के का ग्रुप हम जब बनाते हैं, कुछ खास चुनिंदा लोगों को हम उसमें रख करके किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए किसी ग्रुप को बनाते हैं, तो वो फॉर्मल ग्रुप कहलाता है। और इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जो बिना किसी खास मकसद के बनाया जाता है, या हम अपने आप बना लेते हैं, और फिर उसमें किसी तरह की बंदिश या किसी तरह के कानून उस पर लागू नहीं होते हैं। वो ग्रुप हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, जब चाहे हम उसको छोड़ सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की हम बातें कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो फॉर्मल ग्रुप किसी खास मकसद के तहत बनाया जाता है, जिसमें खास कानून, खास तरह के
की शर्तें, खास तरह के मकसद, ये सारी चीजें उसमें पाबंदियां जो है वो लगी होती हैं। और इनफॉर्मल ग्रुप में ऐसी बातें नहीं होती, यानी कि इसमें कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है। इसके बाद आगे हम चले तो ग्रुप के अलग अलग एग्जाम को जानने के बाद अब बारी आती है कि हम ये जाने कि आखिर ग्रुप की जो साख्त है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, या उसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कुल मिलाकर के किसी भी ग्रुप के लिए 5 तरह की बातें खास है। एक तो रोल, कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो रोल है वो कैसा है। नॉर्म्स, स्टेटस, ग्रुप साइज और ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी कि ये 4-5 बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी ग्रुप के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होती है। यानी कि ग्रुप कोई भी तभी बना हो रह सकता है जब उसमें ये सारी बातें हो। तो सबसे पहली बात है रोल, कि ग्रुप के स्ट्रक्चर में सबसे जो अहम बात है वो है रोल, यानी कि रोल किसका, जो उसके मेंबर्स, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनका अपना अपना रोल होता है। और सबका रोल अलग अलग होता है। किस इंसान का, किस मेंबर का रोल कैसा होगा ये उस ग्रुप में तय होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो हम अपने खानदान की मिसाल लें तो वहां पर हमारे खानदान में हमारे वालिद वालदा हैं, भाई बहन हैं, चचा हैं, दादा है, दादी हैं, वगैरह वगैरह सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं वो होते हैं। तो वहां पर उन सबके रोल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जो घर के बड़े हैं उनका रोल अलग होता है, जो बच्चे हैं उनका रोल अलग होता है, जो औरतें हैं उनका रोल अलग है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से उसमें, और इस रोल में बहुत सारी बातें आती हैं कि रोल में सबसे पहले बात आए कि आपका अपने रोल से वाकिफ कितना है, कितना आप अपने रोल को पहचानते हैं, क्या आपके अंदर उस रोल को लेकर के कोई खलफिशार है, कोई कन्फ्लिक्ट है, या आपका जो रोल है उससे आपके लोगों को या आप खुद को क्या उम्मीदें हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें रोल से वाबस्ता होती हैं जो कि ग्रुप के स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। तो ये सारी चीजें जब बहुत क्लियर होती हैं, जब बहुत साफ हो जाती हैं, तो ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होता है। रोल के बाद नॉर्म्स की बात आती है, कि नॉर्म्स यानी कि पैमाना। पैमाना क्या है कि किस ग्रुप में किस तरह के कानून, किस तरह की शर्तें, किस तरह का पैमाना हो, यानी कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या जो उस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं वो किस तरीके से अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ पेश आएंगे, कौन सी बातें उनकी सही होंगी, कौन सी बातें गलत मानी जाएंगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें नॉर्म्स के तहत आती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे परफॉर्मेंस नॉर्म्स है, अपीयरेंस नॉर्म्स है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे शर्तें या बहुत सारे मानक जिसको हम कह सकते हैं, पैमाना जिनको हम कह सकते हैं, वो चीजें इसमें शामिल होती हैं जिससे कि किसी भी ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनता है। नॉर्म्स के बाद स्टेटस, कि ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन सब का जैसे रोल अलग अलग होता है तो उसी तरीके से उनका स्टेटस अलग होता है। जैसे हमारे वालिद हैं, हमारे अगर वालदा हैं या छोटे भाई बहन हैं तो उनका स्टेटस अलग अलग है। हमारे वालिद डिसीजन ले सकते हैं, वालदा है उनके साथ हम इज्जत से पेश हमें आना है। तो इस तरह से जो अलग अलग, या जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत प्यार से उनके साथ पेश आना है। तो उनका जो स्टेटस होता है, उनकी जो औकात होती है अपने ग्रुप में, वो अगर अच्छे से डिफाइन होती है, अच्छे से पहले से तय रहती है, तो वो ग्रुप एक अच्छा ग्रुप माना जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, किसी भी तरह का ग्रुप हो, उसमें अगर उसके मेंबर्स के जो स्टेटस है वो अगर पहले से तय होते हैं या अच्छी तरह से वो बयां किए हुए होते हैं, तो उस ग्रुप में काम करना या वो ग्रुप उसकी जो बनावट होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है। इसके बाद साइज, साइज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप अगर होता है तो उसमें
ये देखा जाता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसमें जितने लोग होते हैं, उस ग्रुप में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग तो बहुत ज्यादा काम करने वाले, कुछ बहुत ज्यादा ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, और कुछ लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, या उस उतना अपनी जो एफर्ट है, जो अपनी ताकत है, उसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी कोई और बांट लेगा, या वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छी तरह से निभाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि अगर हम नहीं निभाएंगे तो दूसरे तो इसे कर ही लेंगे। इसलिए ज्यादा बड़ा ग्रुप हमेशा बुरा ही होता है, या उसके उसका जो परफॉर्मेंस होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ग्रुप अगर छोटा होता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है, कि ग्रुप की जो कॉम्पोजिशन की उसमें कितने लोग, उसमें उसके उम्र के हिसाब से कितने कितने लोग हैं, सेक्स के हिसाब से उसमें कितने लोग हैं, या वहाँ उस ग्रुप में जितने उस एजुकेशन के हिसाब से कितने लोग हैं, यानी कि वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, उनकी उम्र क्या है, बुजुर्ग हैं या जवान लोग हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। तो जितना इन बातों का ख्याल रखा जाता है अगर किसी ग्रुप में, कि वो ग्रुप अगर उसमें उम्र का, पढ़ाई लिखाई का, सेक्स का, इनकम का, इन सब चीजों का अगर ख्याल रखा जाता है और ग्रुप को ज्यादा इक्वल बनाया जाता है, कि सब चीज में बराबरी अगर हो, इन सब चीजों में अगर बराबरी हो, तो ग्रुप अच्छा माना जाता है, और ग्रुप काम करने वाले लोग और ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है। इसी तरीके से कोहेसिवनेस, ग्रुप की कोहेसिवनेस के बारे में कहा जाता है कि किसी भी ग्रुप में जो जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ वो क्या होते हैं, खिंचे हुए होते हैं, और उन्हीं से वो मोटिवेटेड भी होते हैं कि वो कितना उस ग्रुप में बने रहेंगे। तो एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, या एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उससे ग्रुप ज्यादा अच्छा बना रहता है, और ग्रुप के अंदर जो ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी अच्छी हो सकती है। स्ट्रक्चर या साख्त के बाद ग्रुप की तश्कील का मराहल, यानी कि ग्रुप कैसे डेवलप करता है, कैसे बनता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, तो इसमें भी बहुत सारी बातें शामिल की गई हैं। सबसे पहले है तश्कील का मरहला। तश्कील का मरहला में बातें ये आती है सामने, कि जब किसी ग्रुप को बनाने की बात आती है, तो उस ग्रुप में जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, तभी वो ग्रुप बनेगा। और एक से ज्यादा लोगों को जब शामिल करते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे से अनजान हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि उसमें कुछ लोग एक दूसरे को जाने या बाकी लोग ना जाने। तो यहाँ पर एक सबसे जो बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि पता नहीं लोग जो हमारे ग्रुप में आएंगे वो कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आप जब जाते हैं तो आपको इस बात की परेशानी होती होगी कि पता नहीं हमारे क्लास में कैसे बच्चे आएंगे, कहाँ के बच्चे आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या ज्यादा वहां पर रैगिंग वगैरह तो नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके जहन में आ सकती हैं, क्योंकि तब तक आपका वास्ता उस ग्रुप से या वहां के लोगों से नहीं पड़ा होता है। तो जब हम किसी ग्रुप में जुड़ते हैं या जब हम किसी ग्रुप को बनाते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि उस ग्रुप के सभी लोग जो अलग अलग होते हैं उन सब से हमारा तारुफ हो, उन सब से हमारा एक मेल जोल का रवैया बने, ताकि हम उस सब मिल करके एक ग्रुप को तश्कील कर सके, बना सकें उसे। तो सबसे पहली बात, जो पहले जो जरूरत होती है किसी भी ग्रुप की तश्कील में या डेवलपमेंट में, वो ये होती है कि हम उस ग्रुप को फॉर्म करने की, तश्कील करने के लिए उसके सभी मेंबर्स के साथ एक आपसी तालमेल का रवैया या एक दूसरे से तारुफ, अच्छी तरह से तारुफ जो है वो करें, ताकि ग्रुप बनाने में ज्यादा मदद मिल सके। मिसाल के तौर पर ये हम देख सकते हैं कि जब आप जाते हैं किसी
जैसे हमने अभी कहा कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आप जब पहली बार जाते हैं तो वहां पर आप अपने दोस्त बनाने के लिए, अपने अपने सर्किल को बनाने के लिए वैसे लोगों की तलाश करते हैं जो आपके जैसे हो या आपको पसंद आए। तो वहां पर आपका तारुफ दूसरे लोगों से होता है और दूसरे लोगों का तारुफ आपसे होता है। और जब आप उनसे आपका इंटरेक्शन, जो आपका जो तालमेल है, जब अच्छा बन जाता है तो आपकी दोस्ती हो जाती है और आपका ग्रुप जो है वो बन जाता है। और इस तरीके से 2-4 लोगों का ग्रुप बन जाता है और आपकी फ्रेंड सर्किल जो है वो तैयार हो जाती है। यानी कि आपके दोस्तों का एक ग्रुप या एक गिरोह जो है वो बन जाता है। तो उस नए जगह में आपने जो दोस्तों का ग्रुप बनाया या उस गिरोह दोस्तों का जो गिरोह बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर आपने उनसे अपना राब्ता कायम किया, अपना तारुफ आपने दिया, उनसे उनका तारुफ लिया। और उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर आपने उस ग्रुप की तश्कील की। इसके बाद जब हम किसी ग्रुप की तश्कील कर लेते हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके दिमाग में ये सवाल उठता है, बल्कि ये जो दूसरा जो डेवलपमेंट है वो उसके तूफान का मरहला कहा गया। इसे तूफान का मरहला मरहला इसलिए कहा गया कि इसमें हम जब किसी ग्रुप को बनाते हैं तो हमारे अंदर हमने ग्रुप तो बना लिया, अब लेकिन यहाँ पर होगा कि अब पता नहीं किस तरह का काम करना है, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का हमारा स्टेटस होगा, लोग हमें हमसे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, हमारी जवाबदेहियां का क्या क्या हो सकती है, किस किस तरह से इससे हमको हमको क्या फायदा हो सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे जहन में उठते हैं जिससे कि ग्रुप के फॉर्म में या डेवलपमेंट करने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन जैसे जैसे ये मामलात जो है वो हल होते जाते हैं, यानी कि जितना ज्यादा ये जो तूफान है वो हमारा थमता जाता है, यानी कि हमारे सामने ये चीजें साफ होती जाती हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियर जब हो जाता है तो ग्रुप बनना आसान हो जाता है। यहाँ पर आप स्लाइड में नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तूफान का जो मरहला है उस मरहले में देखिए कि जितने भी मेंबर्स हैं उस मेंबर्स के दिमाग में कई तरह के सवालात हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या सवाल होंगे, किसी के दिमाग में बिल्कुल ब्लैंक है, एकदम खाली है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह के जिस तरह से इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से जब भी हम किसी ग्रुप में शामिल होते हैं या किसी ग्रुप को बनाते हैं तो हमारे जहन में भी इस तरह की बातें आती हैं, जिसे तूफान का मरहला कहा जाता है। तूफान के मरहला के बाद नॉर्मिंग स्टेज आता है, यानी कि पैमाना, ग्रुप में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए उस ग्रुप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जितनी क्लियर होती हैं ग्रुप की तश्कील उतनी आसान हो जाती है। मतलब कि कहने का मुराद ये है कि जब किसी ग्रुप की तश्कील करते हैं तो उसके जब कायदे कानून भी साफ साफ कर दिए जाते हैं तो उस ग्रुप के मेंबर्स को उस ग्रुप को चलाने में, उस ग्रुप को बनाने में काफी सहूलियत होती है और वो आसानी से उस ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और उस ग्रुप में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करके उस ग्रुप के मकसद को हासिल करते हैं। नॉर्मिंग के बाद कारकर्दगी का मरहला, अब बारी आती है कि अब आपको काम करना है। तो जब ग्रुप बन गया, सारे तूफान जितने भी उठे दिमाग में हमारे उसका भी हल मिल गया, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कानून है, कायदे हैं, ये इन सब बातों की जानकारी मिलने के बाद अब बारी आती है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स काम करेंगे किस तरह से। तो आप नाज़रीन फिर से स्लाइड में देखें कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको अलग अलग काम बताया जा रहा है और सबके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि हाँ, हमें काम सही तरीके से करना है, यानी कि सभी उस काम को करने के लिए राजी होते हैं। तो जब ये सारी बातें हल हो जाती हैं कि करना कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है, सब बता दिया जाता है तो काम करना उनके लिए आसान हो जाता है और उनका काम भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रुप की तश्कील में अगर सारी चीजें
सही तरीके से पहले से बयान कर दी जाती है, सब कुछ बिल्कुल साफ-साफ मेंबर्स के बीच में बता दिया जाता है, तो काम करना आसान हो जाता है और मेंबर्स भी खुशी-खुशी उस काम को करना पसंद करते हैं। परफॉर्मिंग के बाद मुलतवी करने का मरहला यानी कि एडजर्निंग, ये किसी खास ग्रुप में होता है जहां पर कुछ खास मकसद को पाने के बाद उस ग्रुप को एडजर्न कर दिया जाता है या मुलतवी कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी खास मकसद के तहत कुछ लोग मिले और उन्होंने मिलजुल करके किसी काम को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद जब उनका मकसद हासिल हो जाता है तो फिर उस ग्रुप को बने रहने की कोई जरूरत नहीं होती है और ये ग्रुप उसको फिर मुलतवी कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस टेक्नोलॉजी के दौर में आजकल बहुत ज्यादा जो कॉमन है वो है व्हाट्सएप ग्रुप। जब हम किसी खास ग्रुप से जुड़ते हैं, मिसाल के तौर पर अभी जैसे कि आपका एक ग्रुप बन सकता है कि जितने स्टूडेंट हैं हमारे बीए के जितने स्टूडेंट है, पार्ट 1 के जितने स्टूडेंट है, पार्ट 2 के जितने स्टूडेंट है, उन सबका हम अलग-अलग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और जब उनका इम्तिहान हो जाता है, जब उनका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि जब वो पास आउट हो जाते हैं, उनका सेशन खत्म हो जाता है, तो फिर उस ग्रुप की कोई अहमियत नहीं रह जाती है और उस ग्रुप को हम खारिज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं या मुलतवी कर देते हैं। इसे ही कहा जाता है कि जब किसी खास मकसद के तहत किसी ग्रुप को हम बनाते हैं और वो मकसद पूरा हो जाता है तो पूरा कर लेने के बाद उस ग्रुप को यानी कि उस खास ग्रुप को मुलतवी कर देते हैं, एडजर्न कर दिया जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ग्रुप की तश्कील में फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बाद कोई ग्रुप तैयार होता है और उसके तहत तैयार किया हुआ जो ग्रुप होता है उसमें काम करना, परफॉर्मेंस करना अच्छा होता है, आसान होता है और ग्रुप के मेंबर जो है अच्छे तरीके से काम को अंजाम देते हैं और अच्छे तरीके से काम को अंजाम देने के बाद अगर उस ग्रुप की जरूरत नहीं है तो फिर उस ग्रुप को हटा दिया जाता है या मुलतवी कर दिया जाता है। इसके बाद है कि ग्रुप की तासीर क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो जितने अच्छे तरीके से ग्रुप के मेंबर्स किसी खास मकसद को पाने के लिए किसी काम को करेंगे वो ग्रुप उतना इफेक्टिव होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं अगर वो मिलजुल करके आपसी तालमेल के साथ किसी खास मकसद को पाने के लिए कोई काम करते हैं, कोई रवैया जाहिर करते हैं तो इसे ग्रुप का इफेक्टिवनेस या ग्रुप की तासीर कहा जाता है। यानी कि उस ग्रुप की वजह से वो काम पूरा हुआ या उस ग्रुप का ही वो इफेक्ट है, उसकी तासीर है कि उस ग्रुप की वजह से कोई काम अच्छा हुआ। जैसे कि अगर आपकी इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है अगर तो वो किसी एक की वजह से नहीं जीतती है, उस ग्रुप के सभी मेंबर के आपसी तालमेल की वजह से, उनके मैनेजमेंट की वजह से, उनके ज़हनत की वजह से बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपकी टीम जीतती है। तो अगर जीतती है तो इसका जो असर है वो किसी एक खास उसके कैप्टन पर या उसके बॉलर पे नहीं जाता है बल्कि उस पूरी टीम पर जाता है। उसकी टीम का ये असर है, उसका ग्रुप उस ग्रुप का ये असर है। इसके बाद ग्रुप के कुछ प्रोसेस या अमल है, यानी कि कुछ ऐसे अमल हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिससे जिससे कि ग्रुप को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या उसके बारे में और ज्यादा मजीद जानकारी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है समाजी सहूलत, जिसे अंग्रेजी में सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है। समाजी सहूलत एक नफ्सियाती रुझान है जहां किसी फर्द की कारकर्दगी दूसरों की मौजूदगी में बेहतर होती है। यानी कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम अगर दूसरे आपके सामने बैठे हैं या आपको वो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं या आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं तो उससे आपका काम जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसे सोशल फैसिलिटेशन या समाजी सहूलत कहा जाता है। यानी कि दूसरे लोग अगर आपके सामने हो सकता है कि अगर वो लोग सामने ना हो तो आपका काम बेहतर ना हो या आप जिस तरीके से आपने अभी परफॉर्मेंस दिया या काम कर रहे हैं
वैसा ना हो, आप घबरा जाएं, आप डर जाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बैठे हैं, सामने अगर कोई दूसरा ऐसा इंसान बैठा है जिससे आपकी हौसला अफजाई हो रही है, या जिसके होने से, सिर्फ बैठे रहने से या उनके सामने मौजूद रहने से आपके अंदर एक ताकत आती है, एक हिम्मत आती है, और आपका काम जो है वो बेहतर हो जाता है। इसे समाजी सहूलत का नाम दिया जाता है। इसे दो तरीके में बताया गया है। समाजी नफ्सियात में इसे दो तरीके की समाजी सहूलत को बताया गया है, जिसमें कि पहला है ऑडियंस इफेक्ट और दूसरा है को एक्शन इफेक्ट। ऑडियंस इफेक्ट में क्या होता है कि सामाईन के असर से मुराद समाजी सहूलत की एक किस्म है जिसमें किसी फर्द की कारकर्दगी दूसरों की मौजूदगी से मुतासिर होती है, जिसकी वजह से फर्द का गालिब रद्द अमल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपके सामने अगर कुछ लोग बैठे हैं, या जिसे हम सामेन कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, वो अगर सामने हो तो परफॉर्मेंस या हमारी जो हरकत है, जो हमारे जो रवैयात हैं, वो ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे हौसला मिलता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मुशायरे में या किसी और स्टेज शो वगैरह में जब सामईन की तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो जो परफॉर्मेंस करने वाला होता है उसका हौसला और बढ़ता है, और वो और जोश खरोश के साथ अपने परफॉर्मेंस को अंजाम देता है। और अगर सामईन उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अगर बहुत सुस्त होता है, बहुत ढीला होता है, तो उससे परफॉर्मेंस करने वाला या जो भी स्टेज पर जो भी अपने काम को अंजाम दे रहा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, या उसमें भी थोड़ी सुस्ती हो सकती है, या उसमें उसके अंदर कोई घबराहट या बेचैनी हो सकती है कि पता नहीं मेरे काम को लोग सामने वाले जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम सही तरीके से बोल रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें, ये सारी चीजें जो है वो उभर के सामने आ जाती हैं। तो इस चीज को सामईन का असर कहा गया कि अगर सामईन आपकी हौसला अफजाई कर देते हैं तो परफॉर्मेंस या आपका जो रवैया है वो बेहतर हो जाता है, और इससे आपका जो रद्द अमल है, जो बर्ताव है, उसमें तब्दीली हो जाती है और आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। को एक्शन इफेक्ट या ताउन का असर जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें जब दूसरे वही काम कर रहे होते हैं तो आप किसी काम को किस तरह बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं ये देखा जाता है, क्योंकि कर सर रहे हैं वही काम। आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि सारे लोग जिम में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी स्लाइड देख रहे हैं, हमारी स्लाइड देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग जिम में और सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि सभी एक ही जैसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आपका काम कितना ज्यादा अच्छा है, ये इस बात को ताउन मिलता है दूसरों के काम से। यानी कि दूसरों को देख के आप लग रहा है कि अरे वो अभी तक अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से कर, जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा स्टेज प्रोग्राम में या स्कूल वगैरह में देखा होगा कि अगर उनको किसी परफॉर्मेंस के लिए खड़ा किया गया है स्टेज पर, तो दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसा वो देख करके अपने अपने काम को भी वैसा ही अंजाम देते हैं, या वो तब तक करते हैं क्योंकि वो दूसरे वाले वैसा कर रहे हैं। तो इसी को ताउन का असर कहा जाता है कि दूसरे को देख करके, कि जो दूसरे वो काम कर रहे हैं तो उनको देख करके हमें जो हौसला मिलता है या हमें जो मोटिवेशन मिलता है, उसके हिसाब से जो हम काम करते हैं वो को एक्शन इफेक्ट कहलाता है। इसमें समाजी समाजी सहूलत की ड्राइव थ्योरी समाजी सहूलत की ड्राइव थ्योरी भी कहा गया है। इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हमारे सामने मौजूद होते हैं तो उनकी मौजूदगी हमारे अंदर एक तरह की ताकत पैदा करती है। तो अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो वो ताकत हमारे काम को आगे और बढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। और अगर
इसके उलट अगर हम काम सही तरीके से अगर हमने नहीं सीखा है या हमें वो काम सही तरीके से नहीं आता है, तो ऑडियंस की या जो दूसरों की मौजूदगी है उससे वो काम थोड़ा सा नुकसान, उसमें रुकावट भी हो सकती है या उसमें कमी भी हो सकती है। तो इसलिए इसे ड्राइव थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन कहा गया, क्योंकि सामने जब हमारे कोई मौजूद होता है तो उनकी मौजूदगी हमारे परफॉर्मेंस को या हमारे काम को बढ़ावा देने का काम करती है। लेकिन शर्त ये है कि अगर हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हमें आता है या हम उस काम में को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या हम कर सकते हैं, तो वो हमें मोटिवेट करता है। लेकिन अगर हमें उस काम को करने में हिचकिचाहट हो रही है या उस काम में हमें महारत हासिल नहीं है या हमने उस काम को अच्छे तरीके से सीखा नहीं है, तो दूसरों की मौजूदगी उसमें नुकसान पहुंचाती है, रुकावट डालती है और हो सकता है कि फिर वो काम हम अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से ना कर सके। इसके अलावा सोशल फैसिलिटेशन में ही एक थ्योरी और है जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन कन्फ्लिक्ट थ्योरी। डिस्ट्रैक्शन कन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं कि समाजी सहूलत का खल्फशार तनाजा, खल्फशार तनाजा नजरिया। इसका मतलब ये है, इससे मुराद ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो जब सामने बैठे लोग की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमारा ध्यान बट जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि पता नहीं लोग किस तरह से सोच रहे हैं या उस चीज को कैसे देख रहे हैं या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं या लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इन सारी बातों से हमारा ध्यान बट जाता है और ये हो सकता है कि हमारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और उस कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये होता है, नतीजा ये होता है कि सोशल फैसिलिटेशन जो है वो बढ़ जाता है या उससे हमारा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। इसके बाद एक और खास या बहुत ज्यादा आम कह सकते हैं एक और समाजी नफ्सियात का एक मरहला यहाँ पर यह है कि जिसे कहा जाता है माशरती काहिली, सोशल लोफिंग। माशरती काहिली में ये होता है कि जब हमें कोई किसी काम को दिया जाता है तो उस काम की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। यानी कि अगर मुझे किसी काम को करना है तो उस काम को पूरा करना, उस काम को अच्छा करना, उस काम को बेहतर बनाना, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है क्योंकि वो काम हमें दिया गया है। लेकिन यही यही काम अगर पूरे ग्रुप को दिया जाता है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है या हम अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा कम मान लेते हैं, अपनी जवाबदेही को थोड़ा कम मान लेते हैं। और इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि अगर हमने नहीं भी किया तो जो दूसरे इस ग्रुप में है वो इस काम को पूरा कर लेंगे और इस ऐसा सोच करके अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को हम थोड़ा कम, खुद ब खुद थोड़ा कम कर लेते हैं। इसे ही मुआशरती काहिली कहा जाता है या सोशल लोफिंग कहा जाता है। इससे किसी फर्द का ऐसा वाकया है कि जब वो अकेले काम करने के मुकाबले में किसी ग्रुप में काम करते हैं तो मकसद हासिल करने के लिए कम कोशिश करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि 3 तस्वीरें बनी हुई है और उसमें एक तस्वीर में एक आदमी किसी पत्थर को खींच रहा है, पत्थर या बोरे को खींच रहा है, जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी उसने 100% ताकत जो है वो उसने लगा दी है। दूसरे तस्वीर में जो दूसरी तस्वीर सामने है उसमें आप देख रहे हैं कि 2 लोग जब मिलकर उसी चीज को खींच रहे हैं तो उसमें उनकी जो ताकत है वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। और उसमें उन्होंने 93% 93 जो परसेंट है उतनी ताकत लगाई उसमें। और जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है उस तीसरी तस्वीर में 3 लोग मिलकर के किसी चीज को खींच रहे हैं तो उसमें उनका जो एफर्ट है, उनकी जो ताकत है वो और भी ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब अकेले करना था तो उसने अपनी पूरी ताकत से काम लिया और अपने पूरी ताकत से उसने उसको खींचने की कोशिश की। लेकिन जब 3 लोग मिल गए तो कोशिश और ताकत में कमी हो गई
और वो घट करके 85% हो गई। यानी कि सभी ये सोच रहे थे कि अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो दूसरे वाले कर लेंगे, दूसरे वाले के कम सोच रहे थे कि अगर हम थोड़ा कम करें तो तीसरे वाले कर लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। और नतीजा ये होता है कि उनकी उनकी जो कोशिश या उनकी जो ताकत थी उसमें कमी आ जाती है। इसे मुआशरती काहिली कहा जाता है। इसके बहुत सारे असबाब हैं, क्यों होता है ऐसा, यानी कि ऐसी काहिली हम क्यों करते हैं। यानी कि इसके लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो एक खास वजह है वो हो सकता है कि बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो दूसरे कर देंगे, या दूसरे सोचते हैं कि हमने नहीं किया तो तीसरे कर देंगे। तो एक वजह ये हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि उसमें अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट ना किया हो, उसमें उनकी जो ताकत है या उनकी जो सलाहियत है उसको सही तरीके से ना मापा गया हो, वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारी वजहात हो सकते हैं कि आखिर माशरती काहिली क्यों होती है और इसे कैसे कम किया जाए। अब सवाल ये होता है कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि ग्रुप को हम छोटा करें और उसमें मोटिवेशन डालें अच्छे तरीके से। मकसद जो है ग्रुप का उसको बहुत ज्यादा साफ रखें ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। इन सारी चीजों से इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, यानी कि माशरती काहिली को थोड़ा घटाया जा सकता है। इसके बाद समाजी नफ्सियात में यहाँ पे जब ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, झुंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं, अलग अलग। डी इंडिविजुएशन में क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा अमल है जहां लोग समाजी इंफरादी शनाख्त का एहसास खो देते हैं और गैर समाजी रवैये का सहारा लेते हैं। यानी कि वहां पर उन्हें लगता है कि जब बहुत सारे लोग हैं और वहां पर उन्हें लगता है कि तब हमारी आइडेंटिटी या हमारी जो इंफरादी शख्सियत है उससे लोग नावाकिफ है और फिर वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मिसाल के तौर पर मॉब बिहेवियर यहाँ पर आपके स्लाइड में हमने दिखाया है कि मॉब में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पर कोई भी इंसान जो है वो अपनी शनाख्त या अपनी जो इंफरादी शनाख्त होती है वो समझता है कि उससे वो अलग है, क्योंकि लोग उसे नहीं पहचान रहे। लोग तो भीड़ को पहचान रहे हैं। उस भीड़ में कितने लोग जाने पहचाने हैं या किसने किया। अगर भीड़ से कोई पत्थर आपके सामने आता है तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसने मारा, लेकिन अगर हम अकेले पत्थर मारे आपको तो आप ये तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं, तुरंत बताएंगे आपने मुझे पत्थर मारा है। तो यहाँ पर हमारी इंफरादी शनाख्त हुई कि हम अकेले उस इंडिविजुअल हैं जिसकी पहचान आपने कर ली। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप के तहत में जा करके अगर एक पत्थर चला देते हैं या अगर हम वहां से कोई अगजनी कर देते हैं तो हमारी पहचान नहीं होती है। इसे डी इंडिविजुएशन कहा जाता है। इसका एक नमूना हुलिगैनिज्म के तौर पर जिसे गुंडागर्दी कहा जाता है और जो खेल के मैदान में ज्यादातर देखा जाता है, ये यहाँ पर बताना हमारे लिए आसान होगा कि इसमें कि ऐसा गुंडागर्दी खलल डालने वाला या गैर कानूनी सलूक है जिसके फसादात, गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ आमतौर पर खेलों के मुकाबले में हुजूम के सिलसिले में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, हार जाती है या जीत जाती है तो एक लोगों का हुजूम जो है वो अलग अलग तरीके से रवैया करता है वहां पर। तो खास तौर पे ये नेगेटिव यानी कि बुरा रवैया जो है वो होता है कि लोग मारपीट कर रहे हैं या उठा पटक कर रहे हैं, किसी चीज को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुर्सियां तोड़ दी गई या बहुत सारी चीजें इस तरह की, गाड़ियां जला दी जाती हैं वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा। इसे हुलिगैनिज्म कहा जाता है। इसके बाद ग्रुप फैसला साजी में के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी शक्ल है जहां अफराद का एक ग्रुप फितरत के पेचीदा मसले को हल करने के लिए मिलकर काम करता है। यानी कि किसी भी ग्रुप के में अगर कोई मसला है और वो मसला सुलझ नहीं रहा है तो लोग सारे उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलजुल करके उस ग्रुप के उस मसले को हल करने के लिए एक साथ एक जैसी सोच जो है वो डेवलप करते हैं, जिसे ग्रुप फैसला साजी कहते हैं। ग्रुप पोलराइजेशन इसके बाद आता है, जिसमें कि इससे मुराद है कि ग्रुप के ऐसे फैसले करने का रुझान है, ग्रुप पोलराइजेशन, जो इसके मेंबरान के इब्तदाई झुकाव से ज्यादा शदीद होते हैं। यानी कि अगर इंडिविजुअली कोई डिसीजन या कोई फैसला हम लेते हैं तो वो फैसला उस पूरे ग्रुप के फैसले से कम होता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अकेले फैसला लेने से बेहतर होता है कि ग्रुप के लोग सभी अगर फैसला लेते हैं, यानी कि अगर एक फैसला होता है कि ऐसा काम किया जाना चाहिए, लेकिन ग्रुप के सारे मेंबर्स कहते हैं कि ऐसा काम नहीं हो, तो जो नहीं है यानी कि जो ज्यादा है उसे उस फैसले को माना जाता है, जिसे ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है। ग्रुप थिंक ग्रुप थिंक में ये बात आती है कि जब ग्रुप में कोई फैसला लिया जाता है तो चाहे मेरा फैसला जो भी हो, यानी कि वो बातें हमें पसंद हो या ना हो सकता है कि उसमें हमारा जो हमारे जो ख्यालात हैं वो मेल ना खाते हो, लेकिन अगर ग्रुप में ये फैसला किया जाता है कि किसी काम को करना है तो वो सभी मेंबर्स को मानना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ग्रुप के मेंबर ने या ग्रुप के लीडर ने कहा कि क्या हम सब एग्री हैं, क्या हम सब इस काम को कर सकते हैं, तो सारे लोगों ने हाँ कहा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सारे लोगों ने हाँ कहा, जबकि नीचे उनके उनके जो जहन में जो बात थी वो थी कि शायद नहीं या अच्छा आइडिया नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब ग्रुप की बात होती है तो सभी मिल करके अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप सोच एक नफ्सियाती रुझान है जिसमें लोग एक ग्रुप के अंदर इत्तेफाक राय के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि सबकी राय मिल जाए या सब लोग उस राय से इत्तेफाक करें, ये ऐसी कोशिश की जाती है और तब कोई फैसला जो है वो लिया जाता है। इन सारी चीजों के अलावा ग्रुप में दो और खास चीजें हैं जिसे ताउन और मुकाबला कहा जाता है, यानी कि कोऑपरेशन और कंपटीशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है कंपटीशन में, या मुकाबला का मतलब आप सब उससे वाकिफ हैं कि जब हम किसी चीज के साथ एक मुकाबला करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे मुकाबला कहते हैं, और कोऑपरेशन में हम जब किसी की मदद करते हैं तो उसे हम कोऑपरेशन कहते हैं। इसमें इसके अलावा कन्फ्लिक्ट, तनाज़ा दो या दो से ज्यादा मजबूत मकासद के हौसला अफजाई जो एक साथ हल नहीं किया जा सकता है, इसे तनाज़ा कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा ऐसी बात जिसका कि हम हल नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लकड़ियां रखी हुई हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक इंसान कह रहा है कि नहीं ये सिर्फ 3 है, और दूसरे कह रहे हैं नहीं ये 4 है। अब इसी बात पर जिसका कि कोई हल नहीं होता है वो कन्फ्लिक्ट या तनाज़ा कहते हैं। तनाज़ा की वजूहात क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहली बात हो सकती है कि हमारा जो बातचीत का जो रवैया है वो बहुत खराब हो, यानी कि सही तरीके से हम अपनी बात लोगों तक ना पहुंचा सके, या ये हो सकता है कि हम दूसरे से एक बायस व्यू रखते हैं, एक नजरिया ऐसा रखते हैं कि हाँ कि ये अच्छा है वो बुरा है, या हमारी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि हम अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसकी वजूहात हो सकते हैं। तनाजात के नतायज क्या होते हैं कि विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, दोनों ग्रुप के अंदर भी या दो ग्रुप के बीच भी इसके नतायज हो सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम अपनी बात सोचते हैं। जैसे बिटवीन ग्रुप में है कि वी दे एटीट्यूड, यानी कि हम और वो, मेरा और उनका एटीट्यूड होता है ये चीज। और विद इन ग्रुप में होता है कि एम्फेसिस जो होता है उनका, वो उनकी लॉयल्टी पर होता है, उनकी एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है वगैरह वगैरह। कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन कैसे किया जाए कि आपसी बातचीत के जरिए कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, मसले को हल करके किया जा सकता है, कुछ ऐसे उपाय निकाले। और थोड़ा सा क्लाइमेट मैनेजमेंट, यानी कि अपने जो हमारा जो क्लाइमेट है उसमें भी थोड़ा सा, जैसे बहुत सर्दी है गर्मी है अगर, तो उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करके मैनेज करके हम किसी भी मसले का हल या किसी कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। मवासलात की बात अगर हम करें तो मवासलात सिर्फ एक जगह शख्स या गिरोह से दूसरी जगह मालूमात की मुंतकली का अमल है। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जगह से दूसरी जगह के तक, लोगों तक हम अपनी बात जो पहुंचाते हैं वो कम्युनिकेशन या मवासलात कहलाता है। और इसकी दो किस्में हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल, यानी कि या तो हम बोल के या हम फिर बिना कहे भी
हाव भाव से, अपने इशारों से, अपने रवैये से भी बहुत सारी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसकी भी अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि नॉन वर्बल और वर्बल। हमने बताया आपको कि या तो हम बोल करके जिसमें लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दोनों तरीके से किया जा सकता है, या तो लिख के करें या फिर बोल कर करें। और जहां पर लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसमें हम अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने आवाज से, अपने जिस्म के उठने बैठने के तरीके से, रवैये से, झुकने से, बोलने से, और किसी भी तरह से अपने अंदाज से, दूसरे किसी अंदाज से इस कम्युनिकेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। मवासलाती अंदाज से मुराद वो तरीका है जिसमें बातचीत का अमल जारी है, यानी कि लोग जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं कि किस तरीके से जिस जिस तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, वही स्टाइल होता है, कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है कि अगर आप अच्छे से हंस के बात करना चाहें, गुस्से में बात करना चाहें या मुंह फेर के बात करना चाहें, तो ये आपका बात करने का तरीका स्टाइल होता है। मवासलाती अंदाज की इकसाम, इसके अलग अलग 4 इकसाम है, जिसमें कि पैसिव, पैसिव एग्रेसिव, एग्रेसिव, असर्टिव, ये 4 तरीके के इसके इकसाम है। जिसमें कि पैसिव जो टाइप है, उसमें पैसिव का मतलब होता है जिसमें कि कोई हरकत ना हो ज्यादा। पैसिव एग्रेसिव में है कि थोड़ी हरकत भी होगी, थोड़ा सा उसमें डलनेस भी होगा। और एग्रेसिव में बहुत ज्यादा हलचल होगी, बहुत ज्यादा बातचीत या उठापटक या लड़ाई झगड़े वाली बात हो सकती है। और असर्टिव में बात को समझाने की बात हो सकती है कि अच्छे तरीके से समझा करके बात को किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बैरियर्स, कुछ ऐसे भी रुकावटें भी होती हैं मवासलात में, जिसमें कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले समाजी रुकावट, जिसमें कि आपका जेंडर, आपके जो एज, सेक्स वगैरह से शामिल है। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती रुकावटें और सकाफती रुकावटें शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ जिस्मानी रुकावटें भी हैं। और जिस्मानी रुकावटें में जो सकाफती रुकावट है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कि बोल नहीं सकते हैं, या किसी तरीके से अपने आप को हम ज्यादा जाहिर नहीं कर सकते हैं। जो नफ्सियाती रुकावटें हैं, उसमें हमारा रवैया आता है, हमारा डर, हमारा कि रवैया, जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए हमारा जो रवैया होता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और सोशल या समाजी रुकावट जो आता है, उसमें हम किस जात, किस नस्ल, किस तरह के हमारा जो समाजी और नफ्सियाती हालात हैं, जो हमारी एजुकेशन है, इन सब से जो रुकावटें पैदा होती है, या ये सब चीजें जो है वो रुकावट बनती हैं। नफ्सियाती और सखावती इसमें रुकावटों में जैसे कि बताया हमने आपको कि बोलने में जो डिस्टॉर्शन होता है, उसे सिमेंटिक या प्रॉब्लम कहा जाता है। यानी कि उसमें होता है कि हम किसी चीज को अब अच्छे, जैसे एक जो लैंग्वेज है, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर हमको किसी चीज को जाहिर करना है, और अगर अच्छे से हमें वो नहीं आता है, तो हम उस चीज वो चीज वहां पर रुकावट का काम करती है, जिसे सखावती रुकावट कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, उसमें आ जाता है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप अच्छे से देख नहीं सकते हैं, अगर आपको सुनने में तकलीफ होती है, यानी कि आपके जिस्म से जुड़े हुए जितने भी कमियां होती हैं, उसकी वजह से जो हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, उसे जिस्मानी रुकावट कहा जाता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से जरूर फायदा हुआ होगा, और इसमें आपने ग्रुप डायनेमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ग्रुप के कितने सारे अक़साम हैं, अलग अलग ग्रुप की साख्त क्या है, उसकी खासियत क्या है, और उसकी जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो उसकी तश्कील होती है, कैसे कैसे उसकी तश्कील की जाती है, इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ हो गए होंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी।
इसके अलावा जो कुछ खास चीजें ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं, जैसे कि मुआशरती काहिली है, सोशल फैसिलिटेशन वगैरह है, तो इनसे भी आप रूबरू हुए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे कि आपको इनसे कुछ फायदा हुआ होगा। और इंशाल्लाह इसी के साथ अगले क्लास में फिर इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे और एक नए उन्वान पर, एक नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।